नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़। मिलेनियम न्यूज़ में हम करते हैं खबरों का तथ्यात्मक विश्लेषण। हरियाणा में बदलाव हुआ तो क्या बदलाव होगा, वास्तव में क्या बदलाव होगा, क्या बदलने वाला है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भारत में चुनाव किस तरह से होता है और भारत में चुनाव का महत्व क्या है, बदलाव किस तरह के होते हैं। यदि हम भारत देश की बात करें या हरियाणा की राजनीति की बात करें तो यहाँ पे जो चुनाव होता है उसमें बदलाव का अर्थ होता है किसी सिक्के के टॉस करने के जैसा। जैसे आपने कोई सिक्का उछाला, उसमें हेड आया या टेल आया। हेड आया मान लीजिए वो एक पार्टी का डिनोट करता है, टेल दूसरी पार्टी से संबंधित है। तो सिक्का उछाला, उछलने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया तो एक पार्टी के लोग खुश हो जाएंगे, भैया हमारी सरकार बन गई। टेल आया तो दूसरी पार्टी के लोग खुश हो जाएंगे, भैया हमारी सरकार बन गई, और लोग कहेंगे कि बदलाव हो गया। लेकिन वास्तव में बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिक्का जिस मेटल से बना वो मेटल वही है, हेड में भी वही है, टेल में भी वही है। तो ये जो बदलाव होते हैं ये भ्रमित कर देने वाले बदलाव होते हैं। वास्तव में न तो सिस्टम बदलता है, न ऑफिसर बदलते हैं, और न ही उन नीतियों को, प्रदेश की नीतियों को बनाने वाले जो दिमाग होते हैं वो भी परिवर्तित नहीं होते हैं। वो वही लोग होते हैं जो पहले से पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेहरे बदल जाते हैं और हमें लगता है कि बदलाव हो गया है। ये वास्तविक बदलाव नहीं होता है। ये बदलाव सिर्फ चेहरों का बदलाव होता है, ये व्यवस्था का बदलाव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बदलाव का अर्थ सिर्फ ये हो गया कि हमने चेहरे बदल दिए। इसके लिए आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र देखिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र डिक्लेयर करेगी। एक पार्टी मान लो घोषणा पत्र डिक्लेयर कर रही है, हम हरियाणा के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कब देंगे कोई तारीख नहीं बताएंगे। कुछ ऐसा ही समझ लो जैसे एक कैंपेन चला था पहले कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ठीक वैसा ही समझ लीजिए आप, ये 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा कोई तारीख नहीं, कब तक मिल जाएगा कुछ भी नहीं है, बट मिलेगा। यानी इसको लॉलीपॉप कहते हैं। हम SYL का पानी हरियाणा में लेकर आएंगे। कब लेके आओगे भाई, हम तारीख नहीं बताएंगे। हर किसी को, हर बुजुर्ग को 6-6 हज़ार बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, महिलाओं को 8500 रुपये मिलेंगे। हो सकता है कि बेरोजगारों के लिए घोषणाएं कर दी जाए कि हर बेरोजगार को 5000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो एक परिवार मान लीजिए जिसके अंदर जो है 2 बेटे बहू हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उसको यदि हम देखें तो 6-12 हज़ार जो है बुजुर्ग जो के हैं उनकी पेंशन के 8500 रुपये जो है आप मान लीजिए 17,000 रुपये इनके हो गए हैं, और 10,000 5-5 हज़ार बेरोजगारी भत्ता मिला तो 2 बेटों के, यानी 17, 10, 27 और 12 जो है 39,000, 39,000 तो एक परिवार को मिलेगा। तो इस तरह की एक घोषणा हो गई कि हम जो है इस तरह की सुविधाएं देंगे। लेकिन कब से देंगे कोई डेट नहीं लिखी होगी कि हम इस तारीख से दे देंगे, कोई डेट नहीं लिखी मिलेगी। और ये भी नहीं बताया जाएगा आपको कि जब एक ही परिवार को हम लोग 39 या 40 हज़ार रुपये का बेनिफिट देंगे तो उससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रदेश का जो खजाना है, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। कोई पार्टी आपको ये नहीं बताने वाली कि भैया आज जब हम प्रदेश को संभालने जा रहे हैं तो हमारे प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा है, और जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में ये सारा कर्जा उतार के प्रदेश को ऋण मुक्त कर देंगे और हमारे प्रदेश को हम लोग एक विकसित राज्य बना देंगे। इस तरह की घोषणाएं नहीं होंगी। जितनी भी घोषणाएं होंगी वो सब क्या होंगी, भविष्य काल की होंगी। हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कोई उसकी तारीख मेंशन नहीं होगी। तो इनको आप जो है इस तरह की घोषणाओं को खोखले वायदे बोल सकते हो। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि सर्टेन होनी चाहिए कि इस तारीख में ऐसा होगा, इस समय में ऐसा हो जाएगा, और जिस दिन से इस तरह की चीज़ें होंगी उस दिन से राजनीति देश की बदलने लगेगी। ऐसा पहले हुआ है। यदि आप 1996 का चुनाव देखें तो चौधरी बंसीलाल जी ने ये कहा था कि मेरा मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम, पहली कलम से हरियाणा में दारू बंद करना होगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पहला काम जो उन्होंने किया, पहले कलम से हरियाणा में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। तो उसके बाद फिर जो है एक जंग छिड़ गई, एक युद्ध हो गया स्वच्छ राजनीति का, अपना कमिटमेंट, अपने वायदों को पूर्ण करने वाली राजनीति का युद्ध हो गया शराबियों के साथ। और दोस्तों, इसको कलयुग का प्रभाव कहो या फिर समाज में नैतिकता का पतन, जीत शराबियों की हुई और चौधरी बंसीलाल जी हार गए। और हार नहीं गए,
उन शराबियों ने उनकी पार्टी का वजूद ही मिटा दिया हरियाणा से। अब हम बात कर लेते हैं आज की परिस्थितियों में यदि शराब का नाम आया है तो हमारे कट्टर ईमानदार नेता का नाम भी उल्लेख करना भी जरूरी है। अपना वजूद बचाना कोई अपराध नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी का वजूद इसलिए ख़त्म हो गया था हरियाणा विकास पार्टी का कि उन्होंने शराबबंदी लागू की, उन्होंने बेवड़ों को नाराज़ किया। लेकिन जो कट्टर ईमानदार नेता हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई, उन्होंने विश्लेषण कर लिया। उन्होंने जिस जमात के अंदर इतनी ताकत है, जो एक सरकार को गिरा सकती है, जो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकती है, मैं उसको कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने उस वर्ग के बारे में सोचा, उस वर्ग को सुविधाएं देने के बारे में सोचा, एक के साथ एक फ्री की स्कीम लेके आए। और अपने वजूद को बचाना, अपने वजूद की रक्षा करना मेरे ख्याल से कोई भी अपराध नहीं है। उन्होंने जो किया वो सही किया, क्योंकि सरकार की मजबूती के लिए ऐसे कदम उठाना ज़रूरी होता है। बाकी आपकी व्यक्तिगत राय आप बता सकते हो। हम बात कर रहे हैं कि वायदे निभाने की राजनीति का क्या हासिल होता है आज के। तो दूसरी बात जो है, हम यहाँ पे एक और उल्लेख करना चाहेंगे कि जो घोषणा पत्र होते हैं वो घोषणा पत्र सिर्फ एक ढकोसला मात्र कह सकते हो, एक लॉलीपॉप कह सकते हो, जिसके अंदर तथ्य पूर्णता से नहीं बताए जाते। उसके अंदर कभी ये नहीं बताया जाता कि हम लोग जो फ्री की स्कीम चलाएंगे उस फ्री की स्कीम से हमारे राज्य के ऊपर कितना कर्ज बढ़ेगा, वो कर्ज कहाँ से आएगा, उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, मेहनत कश लोगों के टैक्स से जो पैसा दिया जाता है उससे हम देंगे, पार्टी के फंड से देंगे। और आज जो है यदि आप ये सोच के खुश हो रहे हैं कि हमें जो है घर बैठे बुढ़ापा पेंशन जो है 6,000, 8,000 या 10,000 मिल जाएगी, महिलाओं को बेरोज़गारी भत्ता मिल जाएगा, 15 से 20,000 भी मिल जाएगा, यदि युवा हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता मिल जाएगा, तो ये जो पैसा आपको मिलेगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या प्रदेश का कर्ज आपका कर्ज नहीं है? यदि आपका प्रदेश ही आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई तो आपका जीवन किस तरह से अच्छा हो सकता है? क्या हम सोचते हैं? ये बहुत ही एक तरह से हमारा नैतिक पतन हो गया। हम सोचने लगते हैं कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें जाएँ भाड़ में। तो इस सोच को बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोच ऐसी सोच है जो कि पूरे राज्य को लेकर बैठ जाती है। हमारे राज्य के प्रति हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। बदलाव के लिए चुनाव करते हैं। आज के समय में कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दे के बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है? क्या जो लोग रोजगार, जिनको सरकारी नौकरी है वही रोजगार वाले हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं? तो बेरोजगारी जो होती है स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। बेरोजगारी, यदि हम लोग सिर्फ एक रोजगार मांगते हैं सरकार से कि आप सरकारी नौकरी दे दो, और सरकार ने नौकरी दे दी तो वो रोज़गार दे दिया, सिर्फ वही नहीं है। वो तो एक बहुत छोटा सा दायरा है। हम खुद अपने आप को रोज़गार दें, हम खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम लोग न केवल अपने आप को रोज़गार दें बल्कि हमारे समाज के दूसरे लोगों को भी रोज़गार दें, और हम पूरे वर्ल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। हमें वो माहौल बनाने की ज़रूरत है, उसी समय हमारी डेवलपमेंट होगी। अगर हम सिर्फ नौकरी मांगेंगे तो भैया, आज के समय में वास्तविक परिस्थितियाँ बताता हूँ। आप किसी भी ढंग के शहर में यदि रहना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि कामयाब होकर मैं मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लूँ, अच्छे शहर में घर ले लूँ, तो आप ये मान लो कि 4 से 5 करोड़ रुपए से कम किसी शहर में ढंग का घर नहीं आता है। जब आप सरकारी नौकरी करते हो, आपने अच्छी नौकरी की, तो आपको 1 साल के अंदर कितना पैसा मिलेगा? आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल में आपको 1 करोड़ मिलेगा। आप 30 साल नौकरी करोगे, आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। उस 3 करोड़ में से ये मान लीजिए कि करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए आपका खर्च हो जाएगा, आपके रहने में, खाने पीने में, बच्चों की शादी में। आपके पास 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, और उस 1.5 करोड़ रुपए के अंदर आप अच्छी जगह पर अच्छा मकान नहीं ले सकते, और आप जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो। तो सरकारी नौकरी को यदि आप रोज़गार मानते हो, हाँ वो रोज़गार है, लेकिन वो रोज़गार का वो हिस्सा है कि यदि आपने वो प्राप्त भी कर लिया तो आपके बच्चे संघर्ष करेंगे, और उसके बाद फिर जो है आप खुद भी संघर्ष करोगे, और आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि मैंने मेहनत भी की, मैंने उम्र भी लगाई, लेकिन जो रिवार्ड मुझे मिलना चाहिए था वो रिवार्ड नहीं मिला। तो बेरोज़गार हम तब तक हैं जब तक हम लोग रोज़गारशील बनने के प्रयत्न नहीं करते, जब तक हम कोशिश नहीं करते। और यदि आप ये सोचते हो कि सरकारी नौकरी ही एक रोज़गार है, तो वो रोज़गार है, लेकिन वो एक बहुत ही सीमित स्तर पर रोज़गार है, वो व्यापक स्तर पर नहीं है। तो आपको जो है वास्तव में उस चीज़ का हिस्सा बनना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने परिवार को वो चीज़ें दे सकते हो जो सरकारी नौकरी करके आप कभी नहीं दे सकते। यदि आपने सरकारी नौकरी कर ली और फिर भी आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे बहुत ख़ास सुविधाएं देनी हैं, तो भैया आपकी सैलरी तो कम है, आपकी डिमांड ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो आप गैर कानूनी, अनैतिक या फिर
कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे कि जिसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़ेगा या हो सकता है आपको अपनी ही नज़रों में गिरना पड़े। तो मैं ये चाहूँगा कि रोज़गार जो है उसके लिए देश में ऐसा माहौल हो कि हम लोग हमारे उद्यम को, हमारे व्यापार को और हमारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सके, जिससे हम हाथों के लिए रोज़गार पैदा कर सकें और जो सरकार तनख्वाहें देती हैं उससे बढ़िया तनख्वाह देने वाले रोज़गार पैदा करके दे सकें। और हम लोग ऐसा माहौल पैदा करें कि हम लोग जो है बिजनेस लीडर हों, हम लोग सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए जो है रोज़गार मांगने वाले ना रहें। इस तरह की मेरी व्यक्तिगत सोच है, आप अपनी सोच से परिचित करा सकते हो। बेरोजगारी के बाद हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की खराब स्थिति का। भैया मैं किसान परिवार से हूँ, 5-6 साल की उम्र में खेत के अंदर जब नुड़ा करते थे और कसौले से पैर कट जाता था तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होता था, एक रेप्टा मार के कह देते थे, पहली बात तो कसौला खा लिया पैर में, फिर कहते थे भाई ऐसा है इस पर मूत ले और माटी गिर ले, ये हमारा ट्रीटमेंट होता था। तो वो जो किसान जो है ना हरियाणा के किसान के लिए आज तक कोई भी संगठन या पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम ही नहीं करती है। सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके बाद वो किसानों को अपने साथ जोड़ते हैं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसानों के लिए बात होती है एमएसपी की। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि किसी भी फसल का मिनिमम इतना मूल्य रहना चाहिए। जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो हमें लाइफ में मिनिमम ही मिलता है। एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो हमें लाइफ में मिनिमम ही मिलता है। हमें बात करनी चाहिए मैक्सिमम की। एमएसपी का मतलब होना चाहिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। आप आपकी गेहूं को मान लीजिए 25 रुपये किलो बेच रहे हैं, 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। एक बार सोचने की ज़रूरत है कि यार क्या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो मेरी गेहूं को 2000 रुपये किलो खरीद सकते हैं या नहीं है? और यदि हैं तो मैं उस तक अपनी रीच कैसे करूं, मैं अपनी फसल उस तक कैसे लेके जाऊं? ठीक है, जिस दिन आपने इस तरीके से सोचना शुरू किया, जिस दिन आपने ओपन मार्केट के बारे में सोचना शुरू किया, जिस दिन आप जो है इस गुलामी से बाहर आ गए, इस सिस्टम से बाहर आ गए, जिस समय आप जो है अपना बिजनेस के निर्णय खुद लेने लगेंगे, उस समय जो है आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। एक बात और हरियाणा में हो रही है कि हरियाणा के जो है कुछ किसान, जिनको कहते हैं कि भैया ये किसान हैं, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, खासकर बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों ये हरियाणा की परंपरा नहीं है। हरियाणा जो है हमारे देश की एक संस्कृति है, हमारे प्रदेश की एक संस्कृति है, और हमारे देश की जो संस्कृति है उसी का हिस्सा हमारा प्रदेश भी है। ये आदर्शों वाला राज्य रहा है। यहाँ पर हम लोग घटिया काम कभी नहीं करते। राजनीति का काम है, चुनाव का काम है। यदि हमें किसी को दंड देना है, हम किसी से असहमत हैं, तो हम वोट की चोट करेंगे, हम सामाजिक माहौल ख़राब नहीं करेंगे। वो नेता है, नेता भी कैसा है कि वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है। और आपको पता है कि आप किसी भी पार्टी से जुड़ते हो तो आज देश के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उनके एजेंडा के अनुरूप काम करते हैं। यदि हम बात करें कि भाई हम जो है हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन हुए, तो क्या हरियाणा के अंदर 10 साल में किसान की हालत ख़राब हुई है? इससे पहले के 70 सालों में तो किसान जो है जहाज में चलते थे, उनकी सोने की हवेली होती थी, ऐसा था क्या? नहीं। किसान की हालत इसलिए ख़राब है कि किसान जो है भरोसा करना जानता है और वो गलत आदमियों पे भरोसा करता है, जिनको वो सोचता है कि ये मेरे लीडर हैं, ये मेरे नेता हैं, वो वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए उनका यूज कर ले। तो किसान के प्रति मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो खेती का काम है उसमें बहुत स्कोप है, बट हमें जो है उन लोगों से बाहर निकलना होगा जो लोग एक तरह से हमारे पुरुषार्थ के ऊपर, हमारे परिश्रम के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। उस चंगुल से हमने अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो आज के समय में ग्लोबल जब सब चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। मैंने बेरोज़गारी की बात की, मैंने किसानों के मुद्दों की बात की। उससे अलग जो है एक और मुद्दा है देश के अंदर, वो होता है बेसिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी कैसी मिलेंगी? अगर बदलाव हुआ तो कैसा होगा? भैया अभी जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इतनी डरी हुई हैं दोनों की दोनों पार्टियां कि उन्होंने जो है इलेक्शन के मूवमेंट के लास्ट डेट के ऊपर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं ताकि भगदड़ से बच सकें, नुकसान से बच सकें। जो डरी हुई पार्टियां होती हैं वो कभी आपको अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकती। जो डरे हुए लोग होते हैं वो आपके प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट को ही नहीं पता मेरे को टिकट कहाँ से मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा।
तो हमें जो है इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए और हमें सामाजिक रूप से सब खाप पंचायतों को इकट्ठा होकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भैया हमें 6 महीने पहले अपने अपने कैंडिडेट दे दो। बीजेपी आप भी अपने कैंडिडेट दे दो, कांग्रेस आप भी दे दो, जो निर्दलीय है आप भी दे दो, और उन 6 महीने के अंदर उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र रखें और फिर हम सब हमारा भाईचारा इकट्ठा होकर हमारी खाप पंचायतें ये डिसाइड करें कि भाई ये 6 महीने तक ये दावेदार थे, इनमें से इन लोगों ने काम अच्छे किए हैं और काम के आधार पे इस कैंडिडेट ने अच्छा काम किया है तो हमें इनके साथ जाना चाहिए। तो इस तरह का यदि हम माहौल करेंगे तो फिर जो है अच्छा काम होगा। और जो आज के समय में पार्टी किसी को भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर लेती है, हम उसके पीछे लगते हैं, वो चाहे हमारे हलके का हो चाहे ना हो, उसको हमारी समस्याओं से कोई लेना देना हो चाहे ना हो, हम झंडा उठाया उसने और उसके पीछे लग लिए, तो ये हमारी गलती है। इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें सुधार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के पर्व में हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा। हम वोट उसको देंगे जिसको हमारा दिल चाहेगा, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन हम सामाजिक बहिष्कार किसी का भी नहीं करेंगे। एक और बात हम करते हैं महंगाई की। यदि कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी इसके लिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, मानसिक रूप से तैयार रखना है। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, इसके लिए हमें हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं, जो हमारे आय के स्रोत हैं, वो बढ़ाने पड़ेंगे। और यदि हम ये सोचते हैं कि हम हमारे आय के स्रोत ना बढ़ाएं, महंगाई कम हो जाएगी, तो वो हमारी गलत सोच है, उसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। एक चीज़ और है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा, वो है पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उनको आजकल पेंशन नहीं दी जाती और वो खासे नाराज़ होते हैं। भैया पेंशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये जो महंगाई है, ये जो पेंशन है, ये जो मुद्दा है, ये हमारी इकोनॉमिकल मैनेजमेंट का पार्ट है। हम हमारा आर्थिक प्रबंधन किस तरह से करते हैं, हमें हमारा आर्थिक प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए कि हमारी जो एज होती है 20 साल से लेकर 40 साल तक, उस एज में हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ों में अपने आप को झोंक देना चाहिए कि उस समय हम लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें। साथ के साथ हम लोग अपनी चीज़ों के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें कि जब हमारा शारीरिक रूप से हम लोग श्रम कम कर पाएंगे तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सकें। यानी हमें एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जिसका कि हमारे देश में बहुत अभाव है। यदि हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे तो हमारी बेरोज़गारी, महंगाई और बुढ़ापे में क्या होगा, इन सब समस्याओं का हमें सलूशन मिल सकता है। ये मेरी निजी राय है और मैं आपको भी जागृत करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सरकार से उम्मीद मत करो कि सरकार जो है वो आएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। हमें हमारी समस्याओं का समाधान खुद ही करना होगा। इससे अलग जो मैं बात करूँगा वो करूँगा हमारी बेसिक फैसिलिटी की। हमारी सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज, ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हमें सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। सभी को इकट्ठा होकर दबाव बनाना चाहिए कि भैया आप हमारी सुविधाएं दुरुस्त करो। इस तरह की सुविधाएं हमारे देश में होनी चाहिए। हमारे पास अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, इक्वल एजुकेशंस देने वाले अच्छे स्कूल हों और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों। इस चीज़ का हमें देश पे दबाव बनाना चाहिए। अगर हम इसी तरह का दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर तो सरकारें काम करेंगी, नहीं तो सरकारें डिवाइड एंड रूल करेंगी। हमें बांटती रहेंगी, हम लोग बढ़ते रहेंगे। परिणाम वही होगा बदलाव का कि जिस तरह से हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। हेड जब होता है जिसकी फेवर में आता है वो खुश हो जाते हैं, और जब टेल आता है तो दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, भैया चेंज हुआ है। लेकिन सिक्का वही है भैया, सिक्का वही है, कुछ नहीं बदला है। तो जो कुर्सी है वो कुर्सी का स्ट्रक्चर, उस कुर्सी को चलाने वाली मशीनरी, उसका सिस्टम वही सब पुराने ढर्रे का है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और वो यदि हम चाहते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन हो तो उसके लिए नई व्यवस्था लागू करनी होगी। वो कर सकते हैं आप और हम देश के वो लोग जो अपने पुरुषार्थ से इस देश को सींचते हैं। हम देश के वो लोग जो अपनी मेधा से उज्जवल और सशक्त भारत का सपना देखते हैं। हम देश के वो लोग जो भारत को उस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं जहां भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे और विश्व गुरु बने। हम सबको एक साथ आना होगा, परिवर्तन करना होगा। तो दोस्तों ये था कि यदि बदलाव होता है तो बदलाव किस तरह का होता है। इससे अलग एक बात और है कि हम गुरुग्राम से हैं और यहाँ पे राजनीतिक माहौल क्या है। गुरुग्राम में बड़ा ही रोचक राजनीतिक माहौल हो गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे राजनीतिक द्वेष नहीं है, जहाँ पे
अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब हम जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए और पूछते हैं गुरुगांव में कौन जीत रहा है, गुरुग्राम में किसका माहौल है, तो सब लोग बड़े ही आनंद के साथ बोलते हैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस बार जो होगा सब श्याम बाबा की कृपा से होगा। तो बड़ा ही भक्ति में माहौल हो गया है और हम इस चीज़ का आनंद भी ले रहे हैं। हमें अच्छा भी लग रहा है कि कितना अच्छी चीज़ है कि जय श्री श्याम के नारे लगाए जा रहे हैं। थैंक यू, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और मैं चाहूँगा कि यदि आपके माइंड में कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, यदि आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा है, तो उसको आप जो है कमेंट करके हमें बताइए। हमें एक टीम बनानी है ऐसे लोगों की जो हमारे हरियाणा को उन्नत बनाए, जो हमारे भारत को भी विकसित बनाए, और जहाँ पे ऐसे दर्शक जुड़े हमारे साथ जो कि देश की और प्रदेश की समस्याओं का समाधान कर सकें। इस तरह का हम उद्देश्य लेके काम कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।